मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज के बारे में। किसके बारे में? अनसीन पैसेज के बारे में। बहुत ही ज्यादा आईएमपी टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वो भी 5 मोस्ट आईएमपी प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, 5 मोस्ट आईएमपी अनसीन पैसेज बताऊंगा। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में वो बाहर जा ही नहीं सकता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस 5 आपको याद करके जाना है। ये भी आपका मालूम है, आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। एक ही अनसीन पैसेज आपको 10 नंबर दिलाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है अनसीन पैसेज। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं देखने की जरूरत है। बहुत सारा अनसीन पैसेज है लेकिन कुछ देखने की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम 2022 में अगर जा रहे हैं आप तो सिर्फ 5 जितना मैं बताऊंगा, बस 5 महत्वपूर्ण वही अनसीन पैसेज आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, 100% आप श्योर रहिए कि उसमें से बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज। टोटल 5 बताऊंगा। ठीक है, और यही 5 आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखिए अनसीन पैसेज, थोड़ा ये जो पैराग्राफ है अनसीन पैसेज का, देखिए भाई अब जो बात है श्योर है, जो पैराग्राफ है बड़ा बड़ा आता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि अनसीन पैसेज देखिए कितना बड़ा बड़ा है, एक कितना बड़ा है देखिए, इसी तरह 5 कितना बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ के आपको एक एक पढ़ के सुनाता हूँ। आप वीडियो को डाउनलोड कीजिए, वीडियो को रोक रोक के आराम से एक एक चीज उतार लीजिए। देखिए भाई वीडियो तो बड़ा होगा इसलिए क्योंकि अनसीन पैसेज है, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा देता है। लेकिन 5 अगर याद कर लेंगे ना तो 10 नंबर आपको गया कहीं नहीं, 10 नंबर बिल्कुल क्या हो गया आपका तैयार हो गया। चलिए पहले मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, हमारे साथ पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए क्या है। Like everybody, grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty, and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather portrait hangs above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long right beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. 100 year old, यहाँ तक हो गया। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lost of grandchildren. ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। As for my grandfather being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed cute, absurd, and undignified on her part, and we treat it like the fables of the prophets. She used to tell that she had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. यहाँ तक आपका क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज है। इतना बड़ा देगा, देखिए बता दे रहा हूँ, अनसीन पैसेज बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको अनसीन पैसेज में 10 नंबर पाना है तो इतना जितना मैं मेहनत करके लिखा हूँ उतना तो आपको भी करना ही होगा। ठीक है, तो ये श्योर रहिए। चलिए ठीक है, इसके नीचे अब आपको क्वेश्चन देगा। यहाँ तक आपने नोट कर लिया ना, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसके नीचे अब क्वेश्चन देगा आपको ये वाला। चलिए इसको नोट कीजिए। ये वीडियो को बहुत आराम से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, क्योंकि 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज है जो कि 10 नंबर आपको दिलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड इज। कह रहा है कि आंसर जो भी देना है वो 30 से 40 वर्ड में आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, इसके अनसीन पैसेज के। क्वेश्चन पहला है क्या है भाई, व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर। व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर। देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि द ग्रैंड मदर वाज द सेम एज द अदर्स ऑन्स। शी हैड बीन ओल्ड द wrinkled
फॉर द 20 years दैट नरेटर हैड नॉन हर। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, बहुत समय नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ कवर करना है, आराम से इसको नोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हिज ग्रैंडफादर। चलिए कैसा लिखेंगे, तो एज पर द नरेटर द ग्रैंडफादर did not look like a man who would have a wife or children. It seems to the narrator that his grandfather could only have lost of grandchildren. ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखिए, इसका क्वेश्चन तीसरा क्या है, What thought itself was revolting. What thought itself was revolting. The thought itself was revolting that the grandmother was ever young and attraction है, सॉरी, ठीक है, अट्रैक्टिव है, यहाँ से ओ एन को काट दीजिएगा, अट्रैक्टिव है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है उसका, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, तभी तो 10 नंबर मिलेगा। चौथा है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द ग्रैंडफादर फेस। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, द नरेटर से दैट फेस ऑफ द ओल्ड ग्रैंडमदर वाज अ क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकलेस। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 का आंसर, जितना छोटा आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 4 का आंसर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आइए, और इस पैसेज का लास्ट है, अनसीन पैसेज का, मतलब 5वां क्वेश्चन लास्ट है। वाई डिड द नरेटर नॉट बिलीव दैट हिज ग्रैंडमदर वुड हैव प्लेड सम गेम्स इन हर चाइल्डहुड। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 है, और इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, द नरेटर हैड ऑलवेज सीन हिज ग्रैंडमदर old and wrinkled, so he did not believe that once his grandmother might have been young enough to play any game. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नोट हो गया ना। तो चलिए पहला आपका अनसीन पैसेज कंप्लीट होगा, एक बड़ा सा पैसेज अनसीन पैसेज था पैराग्राफ, उसके नीचे 5 क्वेश्चन कर देंगे जो अभी बताया हूँ, 10 नंबर मिल जाएगा। तो ये तो अभी पहला कंप्लीट हुआ अनसीन पैसेज, क्या है पहला। अब हम बढ़ेंगे दूसरे की तरफ। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये दूसरा अनसीन पैसेज है। अब दूसरा अनसीन पैसेज भी देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा छोटा उससे है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए क्या है दूसरा अनसीन पैसेज। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग हमारे साथ जल्दी से नोट कीजिए क्या है। देयर आर मेनी मिसफॉर्चून दैट में बिफॉल ह्यूमैनिटी, ऑन्स ऑफ द सेवरेस्ट ऑफ द इज द लॉस ऑफ हेल्थ, ऑल द जॉयज that life can give cannot outweigh the sufferings of the sick. Give the sick man and everything and leave him in his suffering. He will certainly feel that half the world is lost to him. Lay him on a soft silken bed. He will nevertheless groan sleepless under the pressure of his. ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए, सफरिंग वाइल द मिजरेबल बेगर ब्लेस्ड द विथ हेल्थ स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड स्प्रेड द टेबल ऑफ द सिक मैन विद डेंटी मिल्स एंड चॉइएस्ट ड्रिंक्स एंड ही विल thrust back the heart that proffers them and envy the poor man who thoroughly enjoy his dry crust. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आंसर पैसेज दूसरा है, इसी को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब इसके नीचे देखिए प्रश्न, इसके नीचे प्रश्न देखिए, ए प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए कि नेम द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून। तो आंसर देखिए एक लाइन का है मात्र, द लॉस ऑफ हेल्थ इज द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून। कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। दूसरा बी, वाई डज अ सिक मैन फील दैट हाफ द वर्ल्ड इज द लॉस टू हिम।
तो आंसर क्या लिखेंगे, अ सिक मैन फील्स दैट हाफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम ड्यू टू हिज सफरिंग्स ऑफ इल हेल्थ। ठीक है, ये बी का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना छोटा, 2 लाइन का आंसर तो है। चलिए अब हम बात करेंगे सी, तीसरा। सी क्या है, हाउ कैन अ मिजरेबल बिगर्स स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड। ठीक है, और आंसर क्या लिखेंगे, अ मिजरेबल बिगर कैन स्लीप साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड बिकॉज ही इज ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ। ये आपका सी का आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर डी, इसमें है, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डज अ सिक मैन थ्रस्ट बैक द हैंड दैट गिव्स हिम डिलीशियस फूड टू ईट। और आंसर क्या लिखेंगे, 3 लाइन का आंसर है, अ सिक मैन थ्रस्ट बैक द बैक द हैंड दैट गिव हिम डिलीशियस फूड टू ईट बिकॉज ही फाइंड दैम यूजलेस फॉर वांट ऑफ गुड हेल्थ। ये डी का आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद ई प्रश्न पूछा है, सजेस्टेड अ सुटेबल टाइटल टू एबो पैसेज। तो क्या होगा, द हार्डेस्ट मिसफॉर्चून। ठीक है, देखिए एफ, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू रेट्स। ठीक है, रेट्स का मीनिंग पूछा है, तो रेट्स का मीनिंग हो जाएगा मिजरेबल। ठीक है, रेट्स का क्या जाएगा, मिजरेबल मीनिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड्स कर्स्ट फ्रॉम द पैसेज। कह रहा है कि कर्स्ट का अपोजिट क्या होगा, तो कर्स्ट का अपोजिट होगा ब्लेस्ड, तो कर्स्ट का क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का दूसरा आंसर पैसेज भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ दूसरा आंसर पेज भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो था, दूसरा आंसर पैसेज भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर पैसेज। चलिए इसको हटाइए और तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा आंसर पैसेज है, जल्दी से नोट कीजिए। तीसरा आंसर पैसेज क्या है कि मैन इज मेड ऑफ मैनी, मैन इज मेड ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड bad, and among the latter is anger. The nature of every human being is such that anything that hurts is sentiment or goes against his principle excites his anger. The evil which result from anger are many. Under its influence, a man loses his power of reasoning and judgment, not being able to keep control over himself. When angry, he does not know what he is doing or saying. Under its influence, a man so much puts off his balance that यहाँ तक हो गया ना, दैट के बाद he forgets his duty toward his superior and may even go to the extent of saying things which are exactly insulting to them. When anger gets the better of man, he is capable of committing the worst crimes, and 3 is the nothings to the surprised if under its evil influence he commits murder. ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। ये आपका तीसरा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर पैसेज है। शुरू से मैं दिखा दूँ, यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके मैन इज मेड ऑफ से लेके यहाँ तक तीसरा आंसर पैसेज है। ठीक है, इसके नीचे अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा और इसका आंसर आपको बताना होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज मैन मेड ऑफ, व्हाट इज मैन मेड अप ऑफ। तो आंसर लिखेंगे कि मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। इसके बाद बी ऑप्शन, अरे बी क्वेश्चन देखिए, बी ए क्वेश्चन ए कंप्लीट होगा, बी कंप्लीट देखिए क्या है, व्हाट एक्साइट्स मैन एंगर, व्हाट एक्साइट्स मैन एंगर। आंसर क्या लिखेंगे, एनीथिंग्स दैट हर्ट्स अ मैन सेंटिमेंट्स और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइट्स हिज एंगर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। व्हाट एग्जैक्ट्स मैन एंगर, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, व्हाट डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, व्हाट डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। तो आंसर देखिए कितना छोटा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मैन लूजेज हिज पावर ऑफ
रीजनिंग एंड जजमेंट। ये सी का आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी का यहाँ तक आंसर है। सी कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए डी, किसकी बात, डी क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट और क्राइम्स आर पॉसिबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। ठीक है, आंसर का लिखना है यहां से लेके यहाँ तक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर द वर्स्ट क्राइम्स सच एज मर्डर्स इज पॉसिबल। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 2 लाइन का आंसर है। चलिए ई प्रश्न क्या है, व्हाट डज मैन फॉरगेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। आंसर क्या लिखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मैन फॉरगेट्स हिज ड्यूटी टूवर्ड हिज सुपेरियर। ठीक है, ई का आंसर है। एफ है, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स इमोशन। तो इमोशंस का क्या हो जाएगा, सेंटीमेंट। इमोशन का क्या हो जाएगा, सेंटीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा है कि पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच द अपोजिट टू बेस्ट। बेस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो बेस्ट का क्या हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट का ओस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज था जो कि यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज। इसके बाद रुकेंगे नहीं, हम जस्ट चौथे की तरफ बढ़ेंगे। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज, देखिए ये भी थोड़ा बड़ा है। अनसीन पैसेज पूरा का पूरा बड़ा होता है, आप लोग जानते हैं भाई, नोट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर 10 नंबर चाहिए तो, मैं खुद इतना टाइम लगा मुझे लिखने में, तो आपको भी तो लगना ही चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए चौथा अनसीन पैसेज क्या है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू not go to school in rural areas. When asked, their parents would say that they want their daughters हो गया to be educated. They stay at home because their parents believe that the kinds of education on the offer is not appropriate for their daughters, or because दे गर्ल्स आर सेक्सुअली, बिकॉज है क्या यहाँ तक, बिकॉज के बाद ये है द फील द रिक्स आर टू ग्रेट्स, फिर दोज रिक्स आर रियल, गर्ल्स आर सेक्सुअली हैरेस्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स। ठीक है, यहाँ तक टीचर्स तक हो गया। फिर मैं ऊपर कर देता हूँ पूरा का पूरा, टीचर्स यहाँ तक हुआ था ना, टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। दिस प्रेजर्स, ठीक है, आर सेंट्रल टू लो इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। पॉवर्टी आल्सो प्ले इट्स पार्ट इफ देयर क्लोथ्स आर टर्न, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम। इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड ऑफ मोडेस्टी एंड प्रोप्राइटी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाके आप लोगों का अनसीन पैसेज चौथा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा अनसीन पैसेज। बस देखिए यहाँ से लेके शुरू से लेके कहाँ तक, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स से लेके ये चीज़ आपको दिखाई जो दे रहा है यहाँ तक प्रोप्राइटी तक, यहाँ तक जाके आप लोगों का अनसीन पैसेज चौथा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नीचे पूछेगा। क्वेश्चन ए क्या है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो 2 लाइन का आंसर लिखना आपको कि गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम एज दे डोंट हैव प्रॉपर क्लॉथ्स टू मूव आउट। ठीक है, ये आपका एक आंसर है यहाँ तक। चलिए बी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है कि गिव 2 रीजंस व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल थॉट दे वांट देम टू द एजुकेटेड। ये बी का क्वेश्चन है। अब देखिए बी का आंसर कैसे लिखेंगे, इस वाले स्लिप में आपको देखने को मिलेगा बी का आंसर। बी ए का आंसर यहाँ है। फर्स्ट दे बिलीव दैट द काइंड्स ऑफ एजुकेशन गिवन इज नॉट सुटेबल फॉर देयर डॉटर्स। सेकंड दे फील इट इज रिस्की टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। ठीक है, यहाँ तक बी का आंसर है। इसके बाद हम बढ़ेंगे सी का। देखिए सी क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सन हु केस हरेसमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल। तो आंसर क्या लिखेंगे कि फेलो स्टूडेंट टीचर्स एंड स्ट्रेंजर केस हरेसमेंट टू द स्कूल्स गोइंग गर्ल्स। देखिए 2 लाइन का मात्र आंसर आप लोगों का है सी वाला का। डी है क्वेश्चन कि विच वर्ड इज द पैसेज मिक्स कीप इन द प्लेस। तो क्या होगा, रिटेंशन। इसके बाद ई है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। पुअर का अपोजिट क्या होगा, तो पुअर का अपोजिट क्या होगा, रिच। पुअर का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। तो यहाँ जाके आप लोगों का
चौथा अनसीन पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था चौथा अनसीन पैसेज। ठीक है, अब लास्ट आप लोगों का पैसेज बच गया है, वो है पांचवा अनसीन पैसेज जो कि लास्ट है। और पांचवा तो सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए कितना बड़ा है, लेकिन भाई लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, घबराने से नहीं होगा, आराम से लिखिए, क्योंकि इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अनसीन पैसेज की। बस यही 5 अनसीन पैसेज तैयार करके जाना आपको। क्या है पांचवा? कि बुद्धा फाउंड दैट द मेन आर अनहैप्पी, रिच or poor, wealth brings comfort of fleeting fancy of joy, but no real happiness. While he was in the mood, he came across one of the saints who still performs, ठीक है, performs penance far from the crowd. A passionate desire to do likewise took hold of Gautama. Just then the news was brought to him of his firstborn son. This is another. He is break, said Gautama. He felt like a man whose house is on fire. At night he awoke in a great ayong of spirit, went into the bright moonshine, mounted his horn, and rode off into the wood. He met a holy hermit in the Vindhya mountains and talked to him, but he was not satisfied. Then he went to the jungle with 5 displaces, and there he gave himself up to fasting and penance. But it brought him no sense of trust. Then he gave up fasting and vigor to feed himself fully. He realized that trust may be reached best by nourished brains in a healthy body. देखिए भाई पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, इसको पहले आप नोट कर लेना। ये आपका अनसीन पैसेज है, पांचवा कंप्लीट हो गया। इसके नीचे आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ए देखिए, क्वेश्चन है क्या पूछा है कि बुद्धा फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, व्हाट वाज दैट? ये आपका ए क्वेश्चन है। आंसर देखिए एक लाइन का है, क्या है? इट वाज दैट ऑल मैन आर अनहैप्पी वेदर दे आर रिच और पुअर। ठीक है, क्वेश्चन ए का आंसर है। इसके बाद बी का आंसर देखिए यहाँ पे है, व्हाट वाज द न्यूज प्रोवाइडेड टू हिम एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि द न्यूज प्रोवाइडेड टू हिम वाज दैट अ सन वाज बोर्न टू हिम, ही कॉल्ड इट अनदर टाई टू ब्रेक। ठीक है, ये बी का आपका आंसर हो गया। सी का आंसर देखिए, सी क्वेश्चन क्या है इसका कि व्हाई डिड बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग? तो लिखेंगे कि बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग बिकॉज द अचीव्ड नो सेंस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए डी है, व्हाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल? व्हाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल? तो लिखेंगे बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग बिकॉज द अचीव टू सेंस ट्रस्ट। ठीक है, चलिए देखिए इन दोनों का आंसर सेम हो गया है, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, इसको आपको गलत कर देना है कि व्हाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल। इसका आंसर यहाँ पे लिखना है कि बुद्धा वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रस्ट। बुद्धा वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रस्ट, ये है। ठीक है, एक ही आंसर लिखा दिया गया है वहीं पे। ठीक है, तो इसको गलत आपको कर देना है। इसके बाद देखिए ये है, ये आपका ई है और ये वाला आंसर एफ है। तो ई देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का क्या हो जाएगा? वुड। ठीक है, फॉरेस्ट का क्या? वुड हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फाइंड अ ongs in the passage which means toward which means pen। तो क्या हो जाएगा? अयोंग।
अगोनी, क्या हो जाएगा, अगोनी हो जाएगा। चलिए पहला देखिए पैसेज, पहला पैसेज, ये आपको पैसेज इतना बड़ा दिया रहेगा, देखिए आपके वो पेपर में दिया रहेगा, ये पैसेज पेपर में दिया रहेगा और नीचे आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दो ही पूछेगा, दो ही का आंसर देना होगा, लेकिन अभ्यास के लिए मैं 5-7 आपको क्वेश्चन बताऊंगा, 5 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम में दो ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन करना होता है, 2-2 नंबर का होता है, 4 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए कौन सा महत्वपूर्ण पैसेज आप लोगों को नोट करना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पैसेज आप हेडिंग डालिए और तुरंत आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, समझाने क्या जरूरत है, पैसेज आपको दिया, इस पैसेज, यही पैसेज आपको पूछा जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो चलिए पहले पैसेज के बारे में पढ़ता हूँ, मेरे साथ ही पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, ताकि कोई भी अक्षर आपको लिखे वह समझ नहीं आए तो मैं पढ़ूंगा तो उसको पढ़ के आप जानेंगे कि ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्या है कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again. ठीक है, with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice and ought. ठीक है। तो ये आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, जस्ट उसके नीचे ये आपको याद करना है आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा, दो ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 में से 2 क्वेश्चन करना होता है, लेकिन यहाँ पे 5 प्रश्न बता दे रहा हूँ अभ्यास के लिए, ताकि वो 5 में से 3 आएगा, ठीक है, जिसमें से 2 करना होगा आपको। पहला प्रश्न है, हाउ डिड दैट ग्लोरियस डे कम अबाउट, हाउ डिड दैट ग्लोरियस डे कम अबाउट। देखिए बहुत छोटा छोटा आंसर होता है, देखिए कितना 2-2 लाइन का आंसर है, आराम से याद करके आएंगे। तो लिखेंगे आंसर, दैट ग्लोरियस डे कम अबाउट थॉट द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए तो बस 2 लाइन का आंसर है, आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्लियर हो गया है। तो देखिए इतने छोटे छोटे प्रश्न है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को याद करने में, ठीक है। दूसरा प्रश्न जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड मंडेला कंसीडर्ड हिमसेल्फ, व्हाट डिड मंडेला कंसीडर्ड हिमसेल्फ। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, मंडेला कंसीडर्ड हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट हु हैड गॉन बिफोर हिम। देखिए 2 लाइन का आंसर है, कितना छोटा छोटा है ना, आराम से याद करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कैन देयर सेक्रीफाइस बी रिपेयर्ड, कैन देयर सेक्रीफाइस बी रिपेयर्ड। आंसर क्या लिखना है, 1 लाइन का आंसर है, नो देयर स्ट्रगल सेक्रीफाइस एंड सफरिंग्स कैन नेवर बी रिपेयर्ड। बस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई वाज मंडेला पेंड, वाई वाज मंडेला पेंड। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, मंडेला वाज पेंड बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू थैंक्स द पेट्रियोट ऑफ साउथ अफ्रीका who had sacrificed their life and they were not able to see what their sacrifice had wrought, WROUGHT wrought लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, देखने वाली सोचने वाली बात क्या है, जल्दी से लिखिए और सोते समय जब भी टाइम टेबल बना लीजिएगा कि मुझे एक बार इसको देखना है, बस देख कर जाइएगा, दिमाग में फिट रहेगा, लिख दीजिएगा एग्जाम में, बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न दो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इस पैसेज का। अकॉर्डिंग टू मंडेला when did the noble line end and begin again। तो उत्तर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे कि the noble line ended when South Africa gained its freedom and it began again with Nelson Mandela। बस। तो 5 प्रश्न, 3 प्रश्न देगा, 2 करना होगा, 5 मैंने बताया, 5 में से 3 आएगा, 2 करना होगा, आराम से कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला पैसेज कंप्लीट, 4 पैसेज अभी बाकी हैं, दूसरे पैसेज की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरा पैसेज है, देखिए पैसेज नंबर दूसरा, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। पैसेज आपको इतना दिया रहेगा, यहां से लेकर यहां तक आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि कोई भी अक्षर समझ में नहीं आए तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। व्हाट लेजेंड्स? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One
डे अ फ्यू लिव ऑफ द ट्विंग, ठीक है, burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो ये आपको एकदम घबराने वाली बात नहीं, पेपर में छापा छापा मिलेगा, एकदम ब्लैक कलर से ये छापा हुआ मिलेगा। बस ये पैसेज आप देख लीजिएगा कि हाँ यही पैसेज है, बस इसके आंसर बस आपको याद करके होना। क्वेश्चन इसके भी मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 देता है, 2 करना होता है, आप लोग भी जस्ट बताया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे पूछा इसमें, हु वाज रीडिंग अबाउट टी, देखिए एक लाइन का आंसर है, हु वाज रीडिंग अबाउट टी, राजवीर वाज रीडिंग एज मच एज ही कुड अबाउट टी। बस एक लाइन का आंसर हो गया कंप्लीट। यही तो लिखना है आप लोगों को। कहते हैं इंग्लिश बहुत भारी है, अरे भाई पढ़ना है ना, कोई सिस्टम से आपको पढ़ाता नहीं है तब भारी लगता है। सिस्टम से देखिए आपको मिल रहा है, नोट्स वगैरह बनाते जाएंगे, 1 भी % दिक्कत होगी तो कहिएगा हमसे। चलिए दूसरा प्रश्न है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। आंसर क्या लिखेंगे, एक लाइन का आंसर है, अ चाइनीज इंपेरियर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर तक लिख लीजिएगा, इस स्लिप में थोड़ा लिखे बिफोर ड्रिंकिंग इट, बस बिफोर ज्वाइन कर दूं, देखिए यही तो है, अ चाइनीज इंपेरियर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, बस आंसर खत्म। चलिए नोट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फेल इनटू द वाटर, व्हाट फेल इनटू द वाटर, तो एक लाइन का आंसर है, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पोट फेल इन हॉट वाटर। बस लास्ट प्रश्न, व्हाट डिड द लीव्स डू, व्हाट डिड द लीव्स डू, तो द लीव्स गेव वाटर अ डिलीशियस फ्लेवर। बस आंसर हो गया। तो ये दूसरा पैसेज भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट होता हुआ। कोई दिक्कत हो रहा है, देखिए कितना एंजॉय से आप पढ़ रहे हैं, आराम से चीज़ों को पढ़ते, प्रेशर दिमाग पे लेना नहीं है, फ्रीडम होकर पढ़ना है, हमारे साथ ज्वाइंट होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, प्रेशर लेके मरना थोड़ी है, और पेपर ही देना है ना भाई, ईमानदारी से पढ़ेंगे, जाके पेपर देंगे, पास होंगे। प्रेशर लेके और पूरा का पूरा दिमाग इधर उधर हो जाएगा ना, जो याद रहेगा वही भूल जाएंगे आप। इंजॉय से पढ़िए। तो हो गया ना, 2 पैसेज कंप्लीट हो गया ना जी। तीसरा पढ़ते हैं। चलिए जी तीसरा देखिए पैसेज, तीसरा भी छोटा ही है, चलिए स्टार्ट कीजिए। तीसरा इस तरह पैसेज लिख लीजिए, तीसरा नोट कीजिए, वन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकॉम्पेनिड, देखिए अकॉम्पेंडेड है, फिर यहाँ पे ईडी जोड़ दीजिएगा लास्ट में, अब जगह नहीं था तो ईडी लिख दिया हूँ, बाय माई डॉटर जेनानी won the podium. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold that constitution and to devote myself to the well-being of the republic day its people। तो यहाँ तक आपको पैसेज एग्जाम में एकदम पूरा मिलेगा पेपर में एकदम। इसके बाद आप लोगों को इसके नीचे आंसर 3 पूछेगा, 2 आंसर देना होगा, ठीक है। तो मैं इसके 4 मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूँ, 4 महत्वपूर्ण बता देता हूँ, 3 पूछेगा उसमें से 2 करना होगा, ठीक है। पहला प्रश्न, हु अकॉम्पेनिड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आंसर, जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला अकॉम्पेनिड हिम ऑन द इनॉग्रेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन वो पहले का आंसर, देखिए एक लाइन अधिक से अधिक 1.5 लाइन में आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना छोटा छोटा है, आराम से इसको करके चले आएंगे। ये पहला प्रश्न था ना। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, इसको हटाऊं, चलिए लिखिए। दूसरा प्रश्न यह है, क्या है दूसरा प्रश्न, कि हु टुक द ओथ बिफोर मंडेला एंड फॉर विच पोस्ट। तो आंसर क्या लिखेंगे, मिस्टर डी क्लर्क एंड मिस्टर थेपो मेबेकी टूक ओथ बिफोर मंडेला एज अ सेकंड एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। ये दूसरे का आंसर है, देखिए 2 लाइन से अधिक हुआ इतना बड़ा। तो दूसरा भी प्रश्न आपने नोट कर लिया ना। तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज। तो आंसर क्या लिखेंगे, ही प्लेड्ज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट हिमसेल्फ टू हिम कंट्री एंड पीपल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट प्रश्न है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट, हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, मिस्टर थेपो मेबेकी
had been appointed for the first deputy president of South Africa। तो देखिए 3 महत्वपूर्ण पैसेज डिस्कस, 2 महत्वपूर्ण पैसेज और होते हैं, तो 3 क्लियर हो गया ना। तो चौथा देख लेते हैं भाई। चौथा पैसेज देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आराम से नोट कीजिएगा। देखिए लिखा है कि नॉट अ लीफ, चौथा है नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, ट्री लिखा है, ठीक है, आराम से नोट कीजिएगा। ट्री, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधा प्लांट्स, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म and passed, he stood in the middle लिखा है, middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, the hell has left nothing, this years we will have no corn, that night was a sorrowful on। इसके बाद all our work for nothing, there's no one who can help us, we will all go hungry this year। बस इतना मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है मेरे प्यारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को पैसेज बता रहा हूँ। यहां तक आपको, यहां शुरू से लेके यहां से लेकर और कहां तक, यहां तक पूरा छपा छपा मिलेगा पेपर में। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना होगा। क्वेश्चन इसका पहला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना आप लोगों को। वाट वाई वो तो आपको लिखा लिखा मिलेगा, बस आपको देख लेना कि हाँ यही पैसेज है ना, इस पैसेज का क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। पैसेज तो आपको लिखा लिखा मिलेगा, आपको याद तो ये ना करना है, छोटी छोटी चीजें। तो क्या आंसर पहला है वाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो आंसर क्या लिखेंगे कि द कॉर्न फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पहला का आंसर हो गया। दूसरा है व्हाट डिड लेंचो से टू हिज सन्स, व्हाट डिड लेंचो से टू हिज सन्स, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर इस स्लिप में है, इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए क्या लिखेंगे कि लेंचो सेड टू हिज सन्स अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। बस हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है विच थिंग्स वाज वर्स देन अ प्लेग ऑफ लोकर्स, आंसर क्या लिखेंगे द हेल्म स्टॉर्म वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकर्स। बस क्लियर, एक एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म एंड पास्ट, तो देखिए आंसर कितना सिंपल है, 2 लाइन का आंसर लिखेंगे द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर were gone from the plants, the hell had left nothing। बस एक लास्ट प्रश्न छोटा सा, एक लाइन का छोटा, देखिए कितना छोटा है, what kind of a night was that one, what kind of a night was that one, क्या लिखेंगे that night was a sorrowful one। बस 4 महत्वपूर्ण पैसेज के लिए लास्ट पैसेज बताया, इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री के लॉन्ग इंपॉर्टेंट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो एक और पैसेज दिया है 5वां, चलिए हेडिंग लिखिए 5वां, उसको नोट कीजिए। ये जो पैसेज बता रहा हूँ 5वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है लेकिन मोस्ट महत्वपूर्ण है। तो आपको तो याद करना नहीं है, ये तो आपको पेपर में आएगा, ठीक है, ये तो याद करना नहीं है, बस आपको देख लेना कि हाँ भाई ये ना पैसेज देखिए थोड़ा बड़ा पैसेज है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, आप मेरे साथ जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो ये तो याद करना नहीं है, आपको याद करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10th, ये 10th लिखा है TENTH है 10th मई dawned bright and clear, for the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building, ठीक है, in Pretoria. For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and national for the
इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये सब लिखा लिखा मिलेगा, ठीक है। आपको बस आंसर आपको देना होगा क्वेश्चन का। नीचे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? पहला है कि व्हाई डिड द वर्ड्स लीडर्स कम देयर? व्हाई डिड वर्ड्स लीडर्स कम देयर? आंसर क्या लिखेंगे? द वर्ड्स लीडर्स कम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप लोगों का कंप्लीट। यहाँ पे रिस्पेक्ट के बाद थोड़ा सा 2 लाइन बचा है, मतलब 2 वर्ड कि द वर्ड्स लीडर्स केम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट, बस थोड़ा सा इन द टू द नेवली फॉर्म गवर्नमेंट, बस ये ज्वाइन कर लीजिएगा, नेवली फॉर गवर्नमेंट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हु हैड बीन रिमेंड द सुपरमेसी फॉर डिकेड्स? आंसर क्या लिखेंगे? फॉर डिकेड्स द प्लेस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। ठीक है, देखिए 2 लाइन का आंसर है, बस एक लाइन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? व्हाट वाज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे? आंसर क्या लिखेंगे? साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिख रहे हैं ना, बढ़िया से लिखिए, पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 हु लेड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट? हु लेड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट? आंसर क्या लिखेंगे? नेल्सन मंडेला लेड द नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वेयर डिड द कैरेमोनीज टुक प्लेस? तो आंसर क्या लिखेंगे? द कैरेमोनीज टुक प्लेस इन द लोनली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। तो ये 5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 महत्वपूर्ण पैसेज क्लियर हो गया ना, इसको आपने नोट कर लिया ना अच्छे से। आप सप्लीमेंट्री के 15 महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, 10 महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोगों का क्लियर अच्छे से। कोई कौन फेल करेगा भाई आपको? ठीक है, इतना अगर इतना बस याद करके चल जाएंगे तो पास हो जाएंगे, अन्यथा हम तो पूरी बुक ही आपको अच्छे से एनालाइज करके पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, कि ताकि बहुत अच्छे से मार्क्स आ पाए। चलिए अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर, और सप्लीमेंट्री के ओबी में चैप्टर वाइज लेकर आए हूं। चैप्टर वाइज आप लोगों को सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन बताऊंगा ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो पाए। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ओबी सप्लीमेंट्री का, देखिए जो बता रहा हूं पहले ध्यान से सुनिए 1 मिनट। प्रोज का हमने 15 मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया प्रोज का, और प्रोज का हमने लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी 10 बता दिया है, ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री पर नंबर लगाया हूं। सप्लीमेंट्री का या 15 शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 15 तैयार कर लेते हैं, और भी चैप्टर वाइज कि एक चैप्टर से हमने 2-3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया। जैसे पहला चैप्टर का नाम है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है आपका द थीप स्टोरी, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर चौथा चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितने मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे 2 या 3, ठीक है। इसके बाद चौथा हो गया। 5वां के बाद आपका है द नेकलेस, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट सप्लीमेंट्री का चैप्टर है भोली, ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देख पा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से सीरीज तैयार किया है, कि मतलब आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो 6 चैप्टर आपका तैयार हो पाए, और 6 चैप्टर के अलग अलग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक ही साथ मिल जाएगा आपको, मतलब 6 चैप्टर एक साथ तैयार होगा आपका, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, एक चीज याद रखिए, लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक हमेशा मैं कहता हूं कि लाइक और कमेंट करके ये आगे आप बढ़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी सप्लीमेंट्री का, ठीक है। और प्रोज का नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो चैनल के प्लेलिस्ट, चैनल पे जाएंगे, लिखा होगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का, सोशल साइंस का अलग अलग मिल जाएगा, तो आप इंग्लिश में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर का नाम है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी? डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित क्यों थे? कह रहा है कि डॉक्टर जो हैरियट थे वो ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित क्यों थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर कि व्हेन डॉक्टर हैरियट saw the dog with his mistress, Mr. Pumphrey, he was shocked at his appearance. The dog had become ugly fat. He looked like a bloated sausage with 4 legs. Such a miserable condition of the dog really worried the doctor. ठीक है, इतना आपको आंसर लिख दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थी विश्वास कीजिए, सप्लीमेंट्री का मैं 15 क्वेश्चन बता रहा हूं, 15 क्वेश्चन तैयार हो गया, सप्लीमेंट्री काम खत्म। इसके बाद वो बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको आराम से एकदम जैसे मैं बोलता हूं वैसे आपको तैयार करना है। तो आपने पहला का आंसर लिख दिया इतना,
चलिए नोट कीजिए, पहले का आंसर यह है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, नोट कर लीजिए पहला का आंसर। इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न है, मतलब इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। क्या है कि व्हाट वाज द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी एज डायग्नोज बाय डॉक्टर हैरियट। कह रहा है कि डॉक्टर हैरियट के निरीक्षण के अनुसार ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कि डॉक्टर हैरियट के निरीक्षण के अनुसार जो ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे। तो डॉक्टर हैरियट डायग्नोज दैट द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी फॉर हिज हेल्थ कंडीशन was his greed for food. He did not know to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. देखिए कितना छोटा प्रश्न है, बहुत आराम से आप लोग लिख लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। यह पहले ही चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इससे क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं कि ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ला पाए। और देखिए आपका पहला चैप्टर का ही मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा प्रश्न, उसको नोट कर लिया आपने, उसी चैप्टर का तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट। 3 प्रश्न हमने लिया है पहला चैप्टर से, बहुत प्यारा प्यारा, ठीक है। चलिए तीसरा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कन्वलेसेसिंग वर्ड ऑन मिस्टर पंफ्रे। कह रहा है कि स्वास्थ्य सुधार शब्द का श्रीमती पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वास्थ्य सुधार शब्द का श्रीमती पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कन्वलेसेसिंग वर्ड ऑन मिस्टर पंफ्रे। तो उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे द वर्ड कन्वलेसेसिंग पुट ग्रेट इफेक्ट ऑन मिस्टर पंफ्रे. She started to bring round fresh eggs, who dozen at a time, to build up Tricky strength. After that, she also sent bottles of wine and brandy to make Tricky strong. ठीक है, तो ये आपका तीसरे का आंसर इतना लिखकर और याद कर लीजिएगा। पतली कॉपी बना रहे ना आप, मैंने कहा था कि पतली कॉपी बना लीजिएगा और उस पर सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखकर एग्जाम में वही पढ़ के आपको जाना है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। डेली वीडियो जाएंगे, डेली के नोट्स बनाना है, आप लोगों को बता दिया। चलिए क्वेश्चन तीसरा कर समझना। तो पहले चैप्टर से एट्रिन पंफ्रे से 3 महत्वपूर्ण हमने प्रश्न बता दिया आप लोगों को। अब हम बताने वाले दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। और द थीव्स स्टोरी से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर से, द थीव्स स्टोरी से। पहला जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाज हरी सिंह हिज रियल नेम, व्हाई डिडंट ही टेल हिज रियल नेम। क्या हरी सिंह उसका वास्तविक नाम था, उसने अपना वास्तविक नाम क्यों नहीं बताया। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे, बहुत छोटा सा उत्तर है कि हरी सिंह वाजंट हिज रियल नेम, ही डाइड टू अनिल विकॉम because he took a new name every month that kept him ahead of the police and his former employers. ठीक है, बस इतना छोटा सा आंसर आपको लिख देना है और आपका आंसर कंप्लीट होता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें सोचने वाले सोने क्या, जल्दी से नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा, बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए एक दूसरे चैप्टर का फर्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखने वाला है, उसी चैप्टर का है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डिड हरी फील नर्वस। हरी को बेचैनी क्यों अनुभव हुई, हरी को बेचैनी क्यों अनुभव हुआ। तो चलिए देख लेते हैं, इसका भी आंसर बहुत ही ज्यादा छोटा है, आराम से इसका भी आंसर दे पाएंगे आप। कह रहा है कि हरी सिंह वाज नर्वस बिकॉज इट इज मच easier to re-steal some things than to return it undetected. ठीक है, undetected. हरी सिंह did not want to be catch and lose Anil trust. ठीक है, इतना आंसर आपको लिख देना है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दूसरे का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट हुआ आपका तीसरा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तीसरा चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और इस चैप्टर के हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटप्रिंट विदाउट फीट से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला इसमें का कि व्हाई वर द 2 बॉय इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। ठीक है, लंदन में 2 लड़के क्यों अचंभित और आकर्षित हुए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे इसका कि द 2 बॉयज इन London were surprised and fascinated by the fresh, muddy footprint they saw at the steps
of a house. When they followed the footprint, Griffin, they were shocked to see that footprint were appearing, but there was no person around. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फिट का क्वेश्चन नंबर पहला है, तो क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखने वाला है, इसी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, यहाँ पूरा दिख रहा होगा कि व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट। कदमों के निशानों का रहस्य क्या था? बहुत प्यारा प्रश्न है। कदमों के निशानों का रहस्य क्या था? व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, इसका पूरा आंसर दिख रहा होगा आप लोगों को कि द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट वाज सिंपल इनफ, दैट वर द फुटप्रिंट्स ऑफ अ साइंटिस्ट who had just discovered how to make the human body transparent. The scientist Griffin had swallowed certain race drugs and his body become as transparent as a sheet of glass. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो कि इसी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूं, उसको जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद चैप्टर 4 देखने वाले हैं, तो वो कौन सा है भाई? यह क्वेश्चन नंबर 8वां है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट। कांस्टेबल घटना का वर्णन कीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब वाला याद करके जाना, डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट का, कांस्टेबल घटना का वर्णन कैसे लिखना है देखिए यहाँ पे कि द पुलिसमैन ट्राइड टू कैच ग्रिफिन बट he looked a headless man. Griffin hit the constable. Then Griffin took off his clothes and became totally invisible. The constable was hit by unseen blows. Griffin knocked him unconscious. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। यहां तक फुल स्टॉप लिख के यहां तक पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब चैप्टर 4 देखने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के भी हमने कितने महत्वपूर्ण 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, मतलब इस चैप्टर के भी हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न, अगर तैयार कर दिया तो सप्लीमेंट्री आपको कहीं नहीं गया, पूरा का पूरा आप आंसर देके चले आएंगे। तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट क्या है? प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाई डिड एब्राइट स्टार्ट टैगिंग द बटरफ्लाइज। कह रहा है कि इब्राइट ने तितलियों पर टैग लगाना क्यों प्रारंभ किया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इब्राइट ने तितलियों पर टैग लगाना क्यों प्रारंभ किया? तो देखिए इसका आंसर आपको यहां तक लिखना है, ठीक है, कि ए ब्राइट मदर्स गेव हिम अ बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स रिचर्ड रीड द होल बुक एट द लास्ट पेज ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई migration. They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick Arguhart of the University of the Toronto, Canada. ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि इब्राइट ने तितलियों पर टैग लगाना क्यों प्रारंभ किया, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसी चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है भाई कि मेंशन एनी टू ऑफ इब्राइट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान जगत में इब्राइट के किन्हीं 2 योगदानों का वर्णन कीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए विज्ञान जगत में इब्राइट के किन्हीं 2 योगदानों का वर्णन करना है, तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि द 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्राइट टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस वर। कौन कौन? तो 2। पहला है इब्राइट बिल्ट अ डिवाइस that show that the spot on monarch butterfly wings produce a hormone that is necessary for the growth of the butterfly. ठीक है, पहला हो गया। दूसरा इसका रीजन कारण लिखे, 2 योगदान, पहला योगदान तो क्लियर हो गया। दूसरा योगदान his mother important contribution was his study of how cells read their DNA. तो यहाँ पे 2 हमने योगदान इसका बता दिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में एकदम पूछा जाएगा और इसको आपको तैयार करके जाना, इंग्लिश में कोई रोक नहीं सकता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है देखते हैं कि विच प्रोजेक्ट डिड रिचर्ड अंडरटेक इन द 8th ग्रेड। कह रहा है कि 8वीं कक्षा में रिचर्ड ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8वीं कक्षा में रिचर्ड ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था? तो उत्तर लिखेंगे इन द 8th ग्रेड रिचर्ड अंडरटूक द प्रोजेक्ट टू फाइंड द केस ऑफ अ वायरल
a disease that the killed monarch, a caterpillar. He thought that a beetle might carry the virus. So he rose caterpillar in the parents of beetles. He was not able to prove it but still on a prize for it. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद पांचवा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण हमने प्रश्न बता दिया आप लोगों को, और पांचवा चैप्टर क्या है उसको देखने वाले हैं। तो पांचवें चैप्टर का नाम है कि द नेकलेस। पांचवा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, द नेकलेस। तो द नेकलेस पांचवा चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। इस चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिस्क्राइब मिस्टर लॉयसेस सक्सेस एट द बॉल। कह रहे कि मैडम लॉयसेल की पार्टी की सफलता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए उत्तर बहुत ही ज्यादा छोटा है, आराम से लिख पाएंगे कि मिसेज लॉयसेस वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द बॉल। हर ब्यूटी, हर जॉय एंड द gorgeous smile attracted all. She danced happily, hence she had a successful, enjoyable evening at the ball. ठीक है, इतना आपको इसका डिस्क्राइब कर देना अच्छे तरीके से। ठीक है, व्याख्या हमने कर दिया मैडम लॉयसेल की पार्टी की सफलता का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि वाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ। कह रहा है कि मटिल्डा अपने शुरुआती वैवाहिक जीवन में दुखी क्यों थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मटिल्डा वाज अ प्रेटी मैरिड लेडी हु वाज ऑलवेज अनहैप्पी इन हर लाइफ बिकॉज सी ऑलवेज विज्ड टू द वेल्थी. She always dreamt of living a marvelous life full of luxury, but in reality she belonged to a family of clerks, wherein she did not live a luxurious life. ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से आप लोगों इन क्वेश्चनों को सभी को लिखकर रिवाइज डेली करना आप क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 13, और ये चैप्टर 5 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट चैप्टर आप लोगों का सप्लीमेंट्री का बच जाता है, उसका नाम है भोली, और इसके भी 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है। तो भोली बच गया, और इसके क्वेश्चन नंबर 4 जो 14 है 14 क्वेश्चन नंबर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि व्हाट हैपेंड टू वोली व्हेन शी वाज 2 years old। वोली जब 2 वर्ष की थी तब उसे क्या हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि वोली जब 2 वर्ष की थी तो उसे क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ था उसको। तो आंसर लिखेंगे कि वोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years। हर फेस एंड बॉडी बिकेम फुल ऑफ डीप black pock marks. She was still fortunate as her eyes had remained untouched and were fine. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का छोटा सा आंसर है, प्यारा सा आंसर है, आराम से लिखकर और इसे याद करके जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 14 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा, आराम से इन क्वेश्चनों को याद कर लिए होंगे आप लिखकर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसी चैप्टर का मतलब भोली ही चैप्टर के क्वेश्चन नंबर हम 15 उठाने वाले हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि डिस्क्राइब्ड वोली फर्स्ट डे एट स्कूल। वोली के स्कूल में पहले दिन का वर्णन कीजिए। जो वोली के स्कूल में पहले दिन का वर्णन करने के लिए बोला है, तो आंसर कैसे लिखेंगे कि वोली ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वाज bathed and dressed in a clean dress. Her hair was washed and oiled. She went to school with her father, looked at the beautiful pictures on the wall and got a book from her teachers. ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया है कि इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अच्छे से तैयार करके इन क्वेश्चनों को एकदम रट्टा मार जाना। अगर इंग्लिश में अच्छा मालूम है आप लोगों को सप्लीमेंट्री के 15 महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने बता रखा है। ठीक है, उससे बाहर तो जाने वाला नहीं, उसको तैयार कर लीजिए। अब बारी है सप्लीमेंट्री के
मैं आज वीडियो में 10 लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और इस चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो पहला चैप्टर का हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इसी तरह आपको दूसरा चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसका हमने लिया है, ठीक है। इसी प्रकार आपको तीसरा चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, उसका हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। मैं दिखा देना चाहूंगा, फिर चौथा चैप्टर यहाँ पे लिया है, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब कि हर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो जाएगा लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को सप्लीमेंट्री के लिए, वो भी लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि चैप्टर वाइज है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। 500 टारगेट लाइक रखा है हमने इस वीडियो में, आई होप इसको जरूर से आप पूरा कर देंगे। और इंग्लिश में तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती है, मेरा गारंटी है। अगर डेली वीडियोस अगर आप हमारी देखते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई नहीं फेल कर सकता है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। कोई आपको गारंटी नहीं लेगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि कोई फेल नहीं होगा अगर वीडियो डेली देखते हैं, ठीक है। याद करते हैं नहीं करते, अगर देख भी लिए ना तो आप उतना लिख देंगे, ठीक है। जो बंदा याद कर लिया है तो उस बात तो अलग है भाई, वो तो 90 से इधर कहीं बात ही नहीं करने वाला है, इतना याद रखिए। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर। जैसे सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के हम महत्वपूर्ण लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, किससे? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अगर इससे प्रश्न बनेगा तो इन दोनों से ही बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। देख लिया पहला प्रश्न क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। कह रहा है कि राइट अ कैरेक्टर इस केस ऑफ मिस्टर पंफ्रे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि राइट अ कैरेक्टर इस केस ऑफ मिस्टर पंफ्रे। कह रहा है श्रीमती पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पहला चैप्टर ट्रिम्प ऑफ सर्जरी क्वेश्चन आएगा तो इस प्रश्न को पहले तैयार कर लीजिए कि पूछेगा चरित्र चित्रण श्रीमती पंफ्रे का, ठीक है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड में उत्तर लिख के लेके आया हूं 60 वर्ड में। देखिए 60 वर्ड में उत्तर मांगता है, अधिक से अधिक अगर 50 वर्ड भी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 50, 52 इतना भी वर्ड लिख देंगे ना पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि मिस्टर पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्थी लेडी, शी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग मेल्ड, शी पैम्पर्ड overfed him, she gave him much nutritious food, Tricky was very greedy, he never refused food, this made him hugely fat and lazy. Mr. Pumphrey was very much worried about him. She almost snored when Harriet told her that Tricky must be hospitalized. This show that she was very emotional lady. ठीक है, ये आपका हमने पूरा अच्छे तरीके से श्रीमती पंफ्रे का चरित्र चित्रण किया है। इतना ही पॉइंट आपको नोट करके एग्जाम में याद करके जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जितना प्रश्न बता रहा हूं 10 इसको नोट करके बस इतना ही याद करके आपको एग्जाम में चला जाना है सप्लीमेंट्री के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, इसी चैप्टर से है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रिकी इन डिटेल। कह रहा है कि अध्याय जो ट्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण चरित्र को लिखिए। इसी चैप्टर में जो ट्रिकी है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्या है ट्रिकी, ठीक है। उस ट्रिकी का चरित्र चित्रण करना है आप लोगों को। इस अध्याय में ट्रिकी के क्या निष्कर्ष रहा है, क्या उसका रोल रहा है, सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है, ठीक है। यही दो क्वेश्चन आप लोगों को पहले लेसन से याद करके जाना है, अन्यथा कोई क्वेश्चन याद करके नहीं जाना है, ठीक है। चलिए क्या है कि ट्रिकी वाज अ स्मॉल डॉग, ही वाज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस, ही वाज गिवन मच न्यूट्रियस फूड, he was greedy enough to refuse food at any time, he liked eating cream, cake and chocolate, this made him hugely fat, he was seriously sick, he had bought of vomiting, he was hospitalized, there he was given no food for 2 days, he had a lot of exercise to do।
ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपको हमने ट्रिकी का पूरा अच्छे तरीके से चरित्र चित्रण कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो यह आपका पहले लेसन का ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों की तैयारी करके जाइएगा। मैं वादा करता हूं इससे बाहर क्वेश्चन जाना मतलब जाएगा ही नहीं, सप्लीमेंट्री से बता दे रहा हूं, लॉन्ग इंपोर्टेंट में। ठीक है, चलिए अब बारी आती है दूसरे चैप्टर की। अब दूसरा चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी, और दूसरे चैप्टर से मात्र एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि लिया है, उसकी अगर आएगा दूसरे लेसन तो यही आएगा। क्या है देख लीजिए कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है दूसरा चैप्टर से, और इसको तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे देखिए। हरि सिंह was a 15 years old boy, but in this story he was being presented as a well experienced and skillful thief. He had a great knowledge of human behavior. He knew that simple looking person could be robbed easily. He was perfect in telling lies. He robbed Anil, who trusted him. In the end, he realized his mistake. So, he was an interesting character. ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिख देना। हरि सिंह का चरित्र चित्रण हमने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से, इतना पॉइंट लिख के याद करके जाइए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ये आपका दूसरा चैप्टर द थीव्स स्टोरी का एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, मतलब दो प्रश्न पहले को हो गया, ये तीसरा का प्रश्न है। अब हम चौथा प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न वो भी किस चैप्टर से, तो तीसरा चैप्टर से। अब तीसरा चैप्टर क्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तीसरा चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट ट्री पर फीट। और तीसरे चैप्टर से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तीसरे चैप्टर से हमने दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब तक 3 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 10 में से 3। ये चौथा प्रश्न है, क्या है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। कह रहा है कि ग्रिफिन का चरित्र चित्रण लिखिए। पहला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरे का चैप्टर का यह प्रश्न तो याद होना ही चाहिए आपको कि ग्रिफिन का चरित्र चित्रण लिखिए। तो देखिए बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से मैं लिख कर लेके आया हूं कि बड़ा नहीं होगा, आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। क्या है, नो डाउट ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट एंड competent scientist. He discovered that the human body could become invisible and transparent as a sheet of glass. However, he misused his discovery only for his personal gains, committing theft and robbing innocent persons. His activities made him a lawless person and an anarchist. ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि ग्रिफिन का चरित्र चित्रण अच्छे तरीके से हमने कम शब्दों में देखिए लिखा है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरे के चैप्टर का यह आपका पहला प्रश्न था। एक प्रश्न इस चैप्टर से और लिया हूं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, और उसको याद करके जाना आपको। क्या है, इसको नोट, ये वाला नोट हो गया ना आप लोगों का। चलिए चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि इसी चैप्टर से होने वाला है। क्या है कि हाउ डिड ग्रिफिन इनविजिबिलिटी कम टू हिज हेल्प व्हेनेवर ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल। कह रहा है कि जब भी ग्रिफिन ने स्वयं को मुसीबत में पाया तब उसकी अदृश्यता ने उसकी सहायता कैसे की थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा है हमने, बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा लॉन्ग होगा यह क्योंकि डिस्क्राइब अच्छे तरीके से इसको करना है इस प्रश्न को। कि ग्रिफिन वाज once a brilliant scientist who had worked hard to discover a drugs medicine that could make a human body invisible and transparent. However, instead of using it for the welfare of the society, Griffin used to his experiment to help him to commit petty crimes, theft and burglaries. ठीक है, burglaries. He became a lawless person
hitting, eating and robbing innocent people, but his invisibility came to help whenever he caught himself in trouble or was in the danger of being caught and arrested. ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को, थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है, इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। बड़ा है तो क्या, याद तो करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि ये प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, तो याद करके तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट होगा याद करने के लिए, लेकिन याद हो जाएगा आप लोगों को। तो यहां तक तो 3 लेसन तक हमने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अब यह है चौथा लेसन। चौथा लेसन क्या है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब चौथा लेसन का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चौथा लेसन के भी हमने 2 प्रश्न लिया महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसमें से पहला प्रश्न ये आप लोगों को है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड इब्राइट। कह रहा है कि रिचर्ड इब्राइट का चरित्र चित्रण लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, चौथा लेसन है। और आंसर कैसे लिखेंगे कि रिचर्ड इब्राइट was a young scientist at the age of 22. He earned name and fame. He worked on butterflies and generated the theory of DNA, which is widely used now. He was a very hard working and brilliant scientist. In the beginning, he faced many failures, but he did not give up. He was not only a scientist, but a champion, debater, a public speaker too. ठीक है, ये चरित्र चित्रण आपका रिचर्ड इब्राइट का है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार करके आप लोग अच्छे से जाइएगा इस प्रश्न को। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, और इसी चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि आपको याद करके जाना है, वो क्या है उसको देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 7वां होने वाला। 6 प्रश्न हो गया ना, 7वां क्या है कि हाउ डिड इब्राइट यूज डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस टू अचीव हिज एम ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। ठीक है, कह रहा है कि इब्राइट ने कैसे दृढ़ निश्चय और धैर्य के उपयोग से वैज्ञानिक बनने के अपने लक्ष्य को क्या किया? प्राप्त किया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं, उत्तर लिखिए कि बिगिनिंग इन द काइंडगार्टन इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विथ द सेम डिटर्मिनेशन दैट मार्केट ऑल हिज एक्टिविटीज। In the 2nd grade, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. Due to his determination to study butterflies, he raised a flock of butterflies. During subsequent years, he participated in science fairs, completed a number of research projects, and graduated from Harvard with highest honors. ठीक है, तो यहां तक आप लोग उत्तर लिख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 7वें का। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बताओ चौथे ही लेसन का है, दूसरा प्रश्न है। 2 प्रश्न हमने लिया था, डिस्कस किया, एक ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों के अलावा कोई भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना आएगा। ठीक है, ये गारंटी मेरी है। चलिए, पांचवा जो लेसन है, टोटल 6 लेसन है, आपको मालूम है। 5वां जो लेसन है वो है द नेकलेस। 5वां क्या है? द नेकलेस। अब द नेकलेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के हमने 2 महत्वपूर्ण लिया है। द नेकलेस जो चैप्टर है, इससे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है। ठीक है, उसमें का पहला प्रश्न है 8वां, क्या है कि मिस्टर फॉरेस्टियर प्राउड टू बी अ ट्रू फ्रेंड इलुसिडेट। कह रहा है कि मैडम फॉरेस्टियर एक सच्ची मित्र सिद्ध हुई, वर्णन करना है। कह रहा है कि जो मैडम फॉरेस्टियर थी एक सच्ची मित्र सिद्ध हुई, वर्णन करना है इसका। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे कि मैडम फॉरेस्टियर इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मैडम लोसेस। ठीक है, लोजेल। She play a very
vital role in the story. As a friend to Matilda, we find her to a really genuine. She helped Matilda in the hour of our need when Madame Lascelles needed to borrow jewels. She turned to Madame Forestier. Madame Forestier does not refuse displaying her generosity. She opens up the entire case of her jewelers for Matilda to choose from. Also, she was considerate when the Lascelles delayed the यहां तक द तक कंप्लीट हो गया ना, डिलेड द, दो लाइन यहां बचा है, रिटर्न ऑफ द नेकलेस एट द एंड ऑफ द स्टोरी और सी कंक्लूडेड द इंटायर नरेटिव। ठीक है, यह आंसर है किसका, 8वें का। देखिए पूरा का पूरा प्रश्न यहां तक उतार लीजिए, ये 8वां प्रश्न है, यहां तक हो गया ना, 2 लाइन ये भी उतार लीजिए, उसी का 2 लाइन यहां पे बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसी चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देखने वाले हैं। वो क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। ठीक है, मटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन इस चैप्टर का कि मटिल्डा का चरित्र चित्रण। तो देखिए कैसे लिखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो मटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है, और कैसे लिखेंगे आप इसको कि मटिल्डा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। The necklace, she was an extremely beautiful lady, but remained dissatisfied with her life. She used to keep on crying for the lack of comforts in her life. She always desired to attend parties and a dinner. It was because of her dissatisfied spirit she found herself in trouble when she lost her friend's diamond necklace. Her life became a hell. ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मटिल्डा का चरित्र चित्रण के लिए बोला था, हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राइव किया है और इसको लिख कर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक भी बार क्वेश्चन जाने वाला नहीं, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है आप लोगों की, समझ लीजिए कि आराम से करके आइएगा और अच्छे मार्क्स से पास होके आइएगा। चलिए लास्ट चैप्टर आपका है भोली। 2 बार लिखा हूं क्योंकि आपका मिस्टेक हो गया था। वही चैप्टर का नाम है क्या, भोली। भोली चैप्टर का नाम है और इसके हमने एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, वही आ जाएगा। क्या है कि गिव अ कैरेक्टर्स स्केच ऑफ भोली। कह रहा है कि भोली का चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोली का क्या लिखना है, चरित्र चित्रण लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि भोली का चरित्र चित्रण कैसे होगा। तो यहाँ पे आंसर में चलिए लिखिए कि भोली रियल नेम वाज सुलेखा। कह रहा है कि भोली का जो रियल नेम था वो क्या था, सुलेखा था। ठीक है, व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, वह कितने वर्ष की थी, 10 महीने की थी। शी फेल्स डाउन फ्रॉम कोर्ट एंड सस्टेन्स हार्ड इंजरी। ठीक है, वो उसका जो फेल डाउन गिरने की वजह से जो उसके सिर में इंजरी हो गई थी, क्या हो गई थी, सिर में इंजरी होती है उसको गिरने की वजह से। ठीक है, शी बिकेम अ स्लो learner at the age of 2 years. She got smallpox and became ugly. None liked her in the family. She was a neglected child. But when she was taken to school, change came. When she was grown up girls, she refused to marry Bishambar because of his greed. ठीक है, यहां तक ग्रीड तक आप लोगों को क्या करना है, लिख देना है। तो ये हो गया आपका भोली का चरित्र चित्रण, जिसे हम लोग क्या कर, उसका रियल नेम क्या था, सुलेखा था। ठीक है, तो भोली का चरित्र चित्रण के लिए बोलेगा तो इस प्रकार आपको लिख देना है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एन आइडियल टीचर पे ऐसे।
देखिए जिस प्रकार हमने लिखा है सेम उसी प्रकार आपको भी लिखना है, ठीक है। हेडिंग आपका एन आइडियल टीचर, देखिए एन आइडियल टीचर पे आएगा तभी भी लिख देंगे और माय बेस्ट टीचर पे पूछेगा तभी भी लिख देंगे। दोनों केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना है। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद लिखना है कि देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बट आई लाइक श्री GP शर्मा मोस्ट, he is an MALT, he teaches me हिंदी, he is my class teacher। कह रहा है कि देयर आर मेनी टीचर इन माई कॉलेज, मेरे जो कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं लेकिन आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, उनमें से सबसे रिस्पेक्ट मैं करता हूँ और पसंद करता हूँ तो श्री GP शर्मा को। और आपका जो फेवरेट टीचर होगा आप उनका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उनकी क्या वो पढ़ाते हैं वो लिख दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा गया कि ही टीचर्स में हिंदी, वो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। आपको जो भी विषय पढ़ाते होंगे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत, देखिए कितना छोटा शब्द में हमने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालनी है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। और इसमें लिखना है कि ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स इन समर, ही पुट्स ऑन अ धोती एंड शर्ट इन विंटर, ही पुट्स ऑन अ स्वेटर एंड woolen coat, also he uses cap on his head, he is about 40 years old, he is tall, healthy and well built, he is always happy। ये इनके ड्रेस और अपीयरेंस के बारे में आप लोगों को लिख देना, कैसा ड्रेस हो पहनते उनका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। अपीयरेंस क्या है सब कुछ आप इसमें छोटे शब्दों में आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी हेडिंग हो गया ना हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। इसके बाद तीसरी हेडिंग डालना है कि हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है। तो लिखेंगे कि हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, हिज किंग्स टुवर्ड द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, ही हैबिट्स आर ऑफ अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, ही मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, ठीक है। इतना आपको लिख देना है हिज बिहेवियर में। देखिए कितना छोटा सा लिखा हूं मैं, और इस तरह लिखेंगे ना पूरा का पूरा नंबर मिलेगा जिस प्रकार हमने लिखा है, ठीक है। हेडिंग डाल के देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए अब चौथा हेडिंग है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उसके उनका पढ़ाने का मेथड क्या है। तो हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, ही लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम इजली, ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट बस आपको हेडिंग डाल के बस लिख देना है हिज क्वालिटीज। इसके बाद पूरा का पूरा आप लोगों का ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो हिज क्वालिटीज इसमें लिखना है ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज, ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर्स, ही इज रेगुलर, punctual and hard working, he does not waste his time in the class, he keeps his student busy all the time, he is kind, Hereast he helps poor student by giving them books, he is also a good sportsman, he is man of principle, he is an ideal teacher, so I like him most। ठीक है, हिज क्वालिटीज में आपको लिख देना है। चलिए आप लोगों का पहला आप लोगों का ऐसे कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरा जो आप लोगों का ऐसे है माय फेस्टिवल दिवाली। देखिए 3 तरीके से पूछेगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस्टिवल दिवाली पूछेगा तभी आप इसको लिख दीजिएगा, योर फेवरेट फेस्टिवल पूछेगा तभी भी आप इसको लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। चाहे इंडियन फेस्टिवल पूछेगा तभी, मतलब 3 तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तीनों के लिए चीज़ है क्या है, तो देखिए पहली हेडिंग आपको डालना है यहाँ पे नेम ऑफ द फेस्टिवल। पहली हेडिंग आपको क्या डालना है, नेम ऑफ द फेस्टिवल, और इसमें लिखना है कि द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली, इट इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री विथ ग्रेट पॉम्प्स एंड शो, इट इज नोन एज द लास्ट फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए नेम ऑफ द फेस्टिवल में आपको लिख देना है। फिर लिखना है दूसरा का कि द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, उसको मनाने का समय क्या है, तो लिखेंगे दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, जनरली इट फॉल्स ऑन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ एवरी ईयर्स, सम पीपल्स बिलीव दैट रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण, द किंग्स ऑफ लंका ऑन दिस डे, सो पीपल लाइटेड earthen lamp in their houses to welcome Rama. Some people believes that the demon Nakasur was killed by Lord Krishna according to Jainism. Lord Mahavir got celebration on this day। ठीक है, आपको लिख देना है दूसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग आपको क्या है, दूसरी हेडिंग कंप्लीट होगा ना यहाँ तक। इसके बाद है प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल।
तो हम फेस्टिवल की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्स एंड शो, हाउसेज आर क्लीन्ड एंड वाइट वाश्ड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशन are made before the festival on the very lady houses. Shop and temples are illuminated with earthen lamp एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, फेस्टिवल का प्रिपरेशन करते हैं। जल्दी जल्दी आप नोट कीजिए, बहुत सारा आप लोगों को बताना है इससे। और देख रहे हैं ना कितना अच्छे तरीके से कम शब्दों में आप लोगों को ये बताया जा रहा है, और इससे आप आसान मैं बता नहीं सकता हूँ, इससे आसान हो भी नहीं सकता, आपकी बुक्स वगैरह में इतना आसान नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर चौथा है हाउ आई सेलिब्रेटेड, मैं उसको कैसे क्यों मनाते हैं, हाउ आई सेलिब्रेटेड, कैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, दिवाली को कैसे मनाते हैं। तो लिखेंगे कि This years I enjoyed Diwali with great joy. I cleaned my houses and got it whitewashed. All the door and windows were painted. Balloons, beautiful pictures and flowers were used to decorate the house. I enjoyed delicious feast at evening. The whole house was illuminated with earthen lamps and electric bulb. In the night, I lit a firework with my friends. ठीक है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको डाल देना है कंक्लूजन में, और कंक्लूजन में लिखेंगे कि दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इट रिमाइंड्स अस लॉर्ड्स रामा एंड लॉर्ड्स महावीर, बट आई देयर आर सम सोशल इविल्स डेकोरेटेड विथ द फेस्टिवल. सम पीपल ड्रिंक एंड गैम्बल ऑन द लेडी ऑफ दिवाली. ठीक है, इट इज अ बैड कस्टम्स, वी शुड ट्राई टू रिमूव दिस इविल्स. ठीक है, आपका ये एसोसिएट लिखा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एसोसिएट. चलिए यहाँ तक पांचवा कंक्लूजन हो गया. इसके बाद हम लोग तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे देखने वाले हैं, जो कि मैंने बताया माई विलेज आएगा तभी लिख सकते हैं, चाहे आवर चेंजिंग विलेज आएगा तब भी आप लिख सकते हैं. दोनों केस में आप इसको लिख सकते हैं. क्या है, पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि इंडिया इज द लैंड ऑफ विलेज. अबाउट 70% पीपुल लिव इन विलेज. द विलेजर्स आर वेरी पुअर. इट इज आउट ड्यूटी इन इम्प्रूव देम. ठीक है, इतना आपको क्या इंट्रोडक्शन में लिख देना है. इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे हेडिंग आपको स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन डालना है. लिखना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एजुकेशन. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स कैन नॉट रीड और राइट, सो वी शुड स्टार्ट नाइट स्कूल फॉर देम. ठीक है, ये आपको स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन में लिख देना है. तीसरी आपको हेडिंग बनाना है अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल. अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल आपको तीसरी हेडिंग बना के लिखना है इसमें कि द विलेजर्स do not get medicine when they fall ill, so we should build hospitals for them in village. There should be well qualified doctors in these hospital to look after them. ये आपकी क्या है, तीसरी हेडिंग अरेंजमेंट ऑफ हैबिट्स को बना देना है. ठीक है, हॉस्पिटल, अरेंजमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल. इसके बाद आप लोगों को चौथी हेडिंग है टीचिंग गुड्स हैबिट. टीचिंग गुड्स हैबिट, इसमें लिखना है द विलेजर्स हैव सम वेरी बैड हैबिट्स. दे ड्रिंक एंड स्मोक. दे स्पेंड मच मनी ऑन मैरिज एंड अदर ceremonies. They should be taught all these things are bad. They should be asked to avoid them to make their lives comfortable. ठीक है, ये आपको चौथी हेडिंग बना के लिख देना. यहाँ तक आप लोगों का समाप्त हो गया. माई विलेज पाएगा तो इतना लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है. चौथा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वह है माई हॉबीज और योर हॉबीज पे. ठीक है, जब भी माई हॉबीज पूछेगा तभी लिख सकते हैं, योर हॉबीज पूछेगा तभी लिख सकते हैं. हेडिंग आपको डालना है वही स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि हॉबी इज द work which is done by a person in spare time. My hobby is collection stamps. Now I have a total of 2000 stamps. These stamps are from 102 countries. I also have ancient stamps of India which have the pictures of kings and queens who ruled India inscribed on them. I have stamps of different shapes. I even have a circular shaped stamps from Canada. ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है. ठीक है, अपने विलेज के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में लिख देना है. फिर इंपोर्टेंस आपको लिखना है, हेडिंग डालना इंपोर्टेंस. लिखेंगे कि बाय कलेक्टिंग स्टम्प्स आई कम टू नो अबाउट द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज.
इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग कंक्लूजन डाल देना है, इसके बाद समाप्त कर देना है, ठीक है। छोटा सा लिखेंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। कंक्लूजन याद करने में भी आसानी रहेगा। कंक्लूजन में, आई टेक केयर ऑफ माई स्टम्प्स वेरी मच एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टम्प कलेक्शन। इट इज़ अ वेरी गुड हॉबीज, दैट इज द रीजन वाई आई हैव सेलेक्टेड स्टम्प्स कलेक्टिंग एज माई हॉबी। आई एम प्राउड ऑफ इट। आपको कंक्लूजन में लिख देना है। चलिए ये भी समाप्त हो गया। लास्ट आपका अ विजिट टू अ जू, चिड़ियाघर के लिखना था, चिड़ियाघर के लिए इससे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन और लिखेंगे कि लास्ट संडे आई विथ माई फ्रेंड्स वेंट टू विजिट दिल्ली जू। इट इज़ नियर प्रगति मैदान, ठीक है। और इसके बाद दूसरी हेडिंग बना के डालना है आप लोगों को, विजिट टू द जू, कि वी बट टिकट एंड बॉट होगा, BAUGT, बॉट मतलब खरीदा। वी बॉट टिकट एंड वेंट इनसाइड, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद तीसरी रीडिंग आपको बनाना है कि सीन एट जू, दिखने में कैसा जू था। तो वी सा, हमने देखा, सम एनिमल्स आर बर्ड्स इन केजेस। एट फर्स्ट वी वेंट टू सी द एनिमल्स सेक्शन। वी सा मैनी एनिमल्स देयर सच एज लायंस, tigers, monkey, leopard, sloths, zebra, etc. We become very happy to see monkey jumping. We rode on the elephant. Then we saw the birds section. We saw peacocks, parrots, peon, and many others birds. दे आल लुक्स वेरी नाइस। ये आपको सीन्स ऑफ जू में लिख देना है, ठीक है। बस आपका खत्म। तो देखिए इतना कम शब्दों में हम आप लोगों को 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे बताया, जो कि शॉर्ट तरीके से भी हमने बताया। इतना अगर लिख देंगे पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और याद भी करके आप चले जाएंगे। आपकी बुक्स वगैरह बहुत बड़ा बड़ा दिया है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट मेथड से आप लोगों को अपने तरीके से बनाया है, ताकि आप इसको आसानी से लिख पाएंगे और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।